हेलो स्टूडेंट, हरी सरनम लर्निंग हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम वादे के मुताबिक लेके आ चुके हैं काव्य सौंदर्य के तत्व, रस, छंद, अलंकार तीनों ही कवर करवाएंगे बोर्ड एग्जाम के लिए, खासकर क्लास 10th वालों के लिए है। अगर आप क्लास 12th में हैं तब भी आप देख सकते हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। लेकिन क्लास 10th वालों को मैं जितना बताऊंगा उसको ही केवल तैयार कर लीजिए, कुछ मत पढ़िए इधर उधर से, और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। पक्का आपका पेपर यहीं से आएगा। बिना किसी दावे, बिना किसी फेक बात के मैं यहाँ पे आपकी क्लास शुरू करूं इससे पहले आप लोग जल्दी से हरी सरनम लर्निंग हब को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए इस क्लास को, और उसके साथ अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं बोर्ड एग्जाम में जो आपका 2025 में होने वाला है, और उसमें भी 24 फरवरी को आपका एग्जाम होगा हिंदी का। 24 फरवरी को आपका एग्जाम होगा हिंदी का। उसमें आपके काव्य सौंदर्य के तत्व बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं और सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आज हम रस की बात करेंगे, छंद की बात करेंगे, फिर अलंकार की बात करेंगे। बिना किसी टेंशन के इस क्लास को आप देख सकते हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के आप सारी चीजें अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए, पिछली वीडियो जो वीडियो हमने करवाई है, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूं, अन्यथा आप लोग कहते हैं कि सर बार बार आप इसी क्लास में कलर चेंज करते हैं। पहले एक वीडियो कराई, फिर दो वीडियो कराई जिसमें हमने रचनाओं पर बात करी थी, लेकिन आज की क्लास छंद, रस, छंद और अलंकार पर डेडिकेटेड होगी। ये तीनों चीजें एक ही क्लास में हम कवर कर लेंगे। मुश्किल से एक क्लास हमें और लगेगी, कवि और श्लोक को लेकर आएंगे या फिर संस्कृत के भी पोर्शन को इसमें इंक्लूड कर लेंगे। जैसा भी आप लोग कहेंगे वैसी चीजें होंगी। तो जो भी मैं बताऊंगा ये 2022, 23, 24 और 25 तीनों में, यहां पे अब तो इसको बिल्कुल ऊपर कर लीजिए, 25 तीनों में बिल्कुल बिल्कुल कंपलसरी है, पूछा ही जाएगा, कोई विकल्प नहीं है। सर रस कितने पढ़ेंगे? सर 2 रस हमें पढ़ने हैं क्लास 10th के लिए। क्लास 10th के लिए अगर आप 12th में भी हैं 2 तैयार करके जाएंगे इनफ होगा, इनमें से आपका निश्चय ही फंस जाएगा। हास्य और करोड़ रस क्लास 10th वालों का इतना ही सिलेबस है और दोनों पूछे जाते हैं, दोनों आपसे पूछे जाते हैं, बिल्कुल अथवा करके आता है, दोनों ही सवाल पूछे जाते हैं, दोनों को लिखना होता है। तो आपको इनमें से एक को तैयार कर लेना है, मैं दोनों को ही बताऊंगा, ठीक बात है। फिर इसके बाद उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा 3 अलंकार हैं, 3 आपके सिलेबस में है, 3 ही सिलेबस में है, और 3 में से आप अगर 2 को तैयार करके जाएंगे तो निश्चय ही आपका उनमें से सफल हो जाएगा काम, फिर कोई टेंशन नहीं रहेगी। अलंकार 2 हैं आपके क्लास 10th में, सोरठा और रोला। इसमें से मैं केवल सोरठा को कराऊंगा क्योंकि आप इसको अगर करके जाएंगे निश्चय ही आपके बोर्ड एग्जाम में ये दोनों ही मिलेंगे। आप सोरठा को आसानी से लिख के आएंगे क्योंकि रोला का एग्जाम्पल लिखना कठिन होता है, इसलिए मैंने सोरठा को चुना है। तो ये सारी वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। आप लोग हरी सरनम लर्निंग हब को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर दें। चलिए भाई, सबसे पहले बात करेंगे हास्य रस की। सबसे पहला रस है हास्य रस। सर हास्य क्या मतलब क्या है? अगर आपने हास्य का अर्थ समझ लिया, एक सेकंड रुकना मैं कलर चेंज कर लूं। हास्य का अगर आपने अर्थ समझ लिया, हास्य का, हास्य मीन्स होगा हंसना, हंसना, या फिर आप इसको हंसी, या फिर आप हिंदी इंग्लिश में कहें तो जोक्स। ये जोक्स की बात कर रहा है बेसिकली। ऐसा कोई ऐसा उदाहरण होगा, ऐसा छंद होगा, ऐसा दोहा, सोरठा, रोला या ऐसा वाक्य होगा जिसको पढ़ने के बाद आपको हंसी महसूस होगी, खुशी मिलेगी, हंसना आपको पड़ेगा, तो उसको ही हम लोग हास्य रस कहेंगे। आइए सर इसकी परिभाषा सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बाद चीजों को आगे विधि से समझते हैं। सबसे पहले विकृत, ये परिभाषा है आपकी, ये रट लीजिए, इसको आपको लिख के आना है। जब आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, पूछा जाए कि हास्य रस और करुण, हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, तो आप परिभाषा लिखेंगे। विकृत आकार, आकृति, विकृत रूप, आकृति, वेशभूषा, वाणी, हाव भाव यानी कि चेष्टाएं, हाव भाव मतलब देख के ऐसे शकल, कोई गंदी सी शकल बना रहा है उसको को देखकर हृदय में हास्य की भावना उत्पन्न होती है, उसे, ये गड़बड़ कर दिया, हास यहां पे नहीं होना चाहिए, हास यहां पे करिए, ये करिए हास, ये होगा हास। हास की भावना पैदा होती है, उत्पन्न होती है,
उसे हम लोग हास्य, यहां पे या कर दीजिए, हास रस कहते हैं, हास रस कहते हैं सर। जब आप किसी को देखें, आपको लगे कि अरे इसको देखकर तो हंसी आ रही है, बेसिकली कॉमेडी वीडियो जो भी होंगे वो सारे हास्य रस के उदाहरण हैं, जितनी भी बातें वो लोग वहां पे कह रहे होंगे। तो जब आपको किसी को देख के हंसने का मन करे, आपके मन में हास, ये लिखिए हास स्थाई भाव, हास स्थाई भाव उत्पन्न हो तो आप कहेंगे सर हास्य रस है, हास्य रस है। हास रस का स्थाई भाव हास होता है, ये रट लीजिए। हास्य रस का स्थाई भाव हास होता है, स्थाई भाव, स्थाई भाव। तो हास्य रस की परिभाषा किसी विकृत रूप, आकृति, वेशभूषा, चेहरे के हाव भाव को देखकर जब हृदय में हास नामक स्थाई भाव उत्पन्न होता है तो उसे हम हास्य रस कहते हैं, उसे हम हास्य रस कहते हैं। उदाहरण जरा ध्यान से देखिएगा, उदाहरण जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है भाई, उदाहरण थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप लोग। शीश पर गंगा हंसे, पहली लाइन, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, और हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। मतलब शीश पर गंगा हंसे, कोई विचित्र आकार वेशभूषा भगवान शंकर के विवाह की वर्णन करते हुए यहाँ पे कह रहे हैं शीश पर गंगा हंसे, सर से गंगा निकल रही है, भुजनी भुजंगा हंसे, और कंधे पर यहाँ पे बाहों में बढ़िया सर्प लटकाए हुए हैं, कोई अब दूल्हा बन के गया हो इस रूप में तो हंसी का पात्र बनता है, मतलब वहां पे हास रस जैसी उत्पत्ति हो रही है। तो ये उदाहरण है। इसमें हंसी 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 भाजें देख, दूल्हे दिगंबर को पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में। तो अगर आप इसमें से 2 लाइन याद कर लेते हैं या फिर आप 4 लाइन याद कर लेते हैं, उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं। बेसिकली ये आपका मटेरियल कम से कम आपको 2 नंबर दे के ही जाएगा। अगर आपने इतना ये पेज पूरा तैयार कर लिया, कोई 2 नंबर नहीं रोक पाएगा, क्योंकि हास्य रस पूछा ही जाएगा, कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि 2 ही विकल्प हैं आपके पास, या तो हास पूछिए या करुण पूछिए। तो आपके ऑप्शन में आता है हास रस अथवा करुण रस की परिभाषा दीजिए। तो बिना किसी भेद प्रॉब्लम के उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े सर, अब देखना करुण रस की बात करते हैं। करुण रस, करुण रस दूसरा रस है और ये भी महत्वपूर्ण है उतना ही जितना हास रस था। करुण रस वैसे बेसिकली आप देखिए जब आपको रोना आ जाए, शोक लगे, देखिए जहां किसी हानि के कारण, कोई भी हानि हो सकती है, आपके पैसे गुम गए हैं, आपके कोई स्वजन आपका बिछड़ गया है या चला गया है, उसकी मृत्यु हो गई है, कुछ भी जिसमें आपकी हानि हो गई हो, कुछ भी हो सकता है, वो आपका घर टूट गया है, कुछ भी। तो जब किसी हानि के कारण शोक नामक स्थायी भाव, शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहां करुण रस माना जाता है, वहां करुण रस माना जाता है। यह हानि किसी बड़े अनिष्ट या किसी प्रिय के निधन, प्रेम में भी हो सकता है, के पात्रों का चीर वियोग होने के कारण हो सकता है, ठीक है। तो जब किसी तरीके से आपको रोना आए, शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होगा। ये देखिए जहां यहाँ पे येलो किया हुआ है, ये करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। 2 पॉइंट, हास रस का स्थायी भाव हास होता है और करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। दोनों पॉइंट याद कर लीजिए, बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछ सकता है इससे। ये रही परिभाषा। इसके बाद उदाहरण के तौर पर आप ये ले लीजिए, शोक विकल, ये शोक में सा ऐसा बनना चाहिए, ऐसा लिखना पड़ेगा, शोक। शोक विकल सब रोबही रानी, रूपशीलु बलु तेज बखानी। रूप होगा, ये रूपू नहीं होगा, मात्रा हटा दीजिए, रूपशीलु बलु तेज बखानी। फिर ये एक, या फिर आप लिख सकते हैं केवल एक, लेकिन अगर पूरी चौपाई लिखनी है तो 4 लाइनें याद कर लीजिए। करही विलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल बारही बारा। विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं आपको। अब सर इसका एक और तरीके से क्वेश्चन क्लास 12th वालों के लिए मैं थोड़ा और बता दूं। एक में ब्लैंक पेज रखा हूं, एक सेकेंड। हाँ, अब मान के चलिए सर आप 12th में हैं, हम तो 12th में हैं, हमें तो, या फिर आपके 10th में भी बाई चांस पूछ ले, कहीं आपको एक उन्होंने उदाहरण दे दिया, कोई एक उदाहरण दे दिया, ऐसे करके कोई एक उदाहरण लिख दिया उन्होंने 2 लाइनों में, और पूछ लिया कौन सा रस है, कौन सा रस है।
निम्न में कौन सा रस है? तो आप देखेंगे क्या उसको पढ़ने में आपको थोड़ी सी भी हंसी जैसी फीलिंग आ रही है, कहीं से भी लग रहा है कि हंसी हो सकती है, यहाँ पे कॉमेडी हो सकती है, तो आप हास्य रस लगाएंगे। यदि आपको लगता है सर इसमें तो रोने जैसी फीलिंग आ रही है, शोक हो रहा है कहीं ना कहीं से, अगर आपको ऐसा लगे कि रोने जैसी फीलिंग आ रही है तो आप शोक यानी कि करुण रस लगाएंगे। इस बात को समझ लीजिएगा बहुत ध्यान से, ठीक बात है। तो ये आपका करुण रस हो गया। करुण रस का उदाहरण भी आपको हो मिल गया है। अब मैं बात करूंगा अलंकार की। अच्छा, क्या आपको ये दोनों बातें समझ में आई? का हास रस और करुण रस अगर आ गई हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं आया है इसको एक बार रिपीट कर लीजिए, बहुत उम्मीद है समझ में आ जाएगा। बहुत बेसिक बातें हैं, ठीक है, इसको तैयार करके जाइए, एक को पक्का आपका एग्जाम में बिल्कुल अच्छे से होगा। अब आते हैं अलंकार। सब अलंकार, सबसे पहला अलंकार यहाँ पे रूपक अलंकार दिया गया है। पहला अलंकार रूपक अलंकार यहां पे दिया गया है। सर क्या बात है रूपक की? जहां परिभाषा है, ये सबसे ऊपर सबसे पहले मैं परिभाषा लिखा हूं, ये देखिए जरा, ये देखो, ये परिभाषा लिखी है। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित बिना किसी भेद के भेद रहित आरोप होता है, अर्थात उपमेय और उपमान एक समान होते हैं, वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार होता है। क्या एक छूट गया? हाँ, उपमा छूट गया। एक सेकंड, थोड़ा सा पहले इसको समझ लेते हैं, फिर समझ में वो ज्यादा अच्छे से आएगा। पहले उपमा समझ लो, फिर रूपक देखते हैं, ठीक है। उपमा छूट गया था, ये है पहला उपमा। ये बहुत इजी है। जहां दो भिन्न वस्तुओं में किसी गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। मतलब एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, अब इसी के जैसी एक वस्तु और है, छोटी है, लेकिन हम तुलना कर रहे हैं कि ए नंबर की जो वस्तु है वो बी के ही समान है, लगभग ए वाली वस्तु बी के ही समान है। गुणधर्म के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर हम तुलना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ए भी बी के ही समान है। तो मतलब आप समझ जाइए, उपमा की जा रही है, तुलना की जा रही है, अर्थात उपमा अलंकार की बात है। उपमा अलंकार की बात है, जहां पर इसको एक तरीके से और समझिए, जहां पर ऐसे देखो, ये वाले भाई साहब हैं कोई, ये देखो, ये कोई व्यक्ति है, इसकी तुलना हम किसी अन्य व्यक्ति से कर रहे हैं जिसकी शक्ल थोड़ी सी अलग है, जिसकी शक्ल थोड़ी सी अलग है, छोटा भी है, लेकिन हम इस वाले पहले वाले व्यक्ति की तुलना दूसरे वाले से कर रहे हैं। सर हम कहेंगे ये तो उपमा अलंकार हो गया, क्योंकि यहाँ पे तुलना की जा रही है। तो उपमा अर्थात तुलना, पहला रट लीजिए, उपमा अलंकार, जहां पर किसी एक वस्तु की दूसरी वस्तु से किसी गुणधर्म के आधार पर तुलना करी जाएगी, तो हम कहेंगे सर उपमा अलंकार है। उदाहरण के तौर पर आप पहला उदाहरण ले सकते हैं, सीय मुख सुंदर चंद्र समाना, मतलब सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ पे उपमेय सीता हो गई, उपमेय सीता जी हो गई, और चंद्रमा उपमान हो गया, उपमान हो गया। क्या अब आप समझ पा रहे हैं हमने रूपक क्यों नहीं बताया? क्योंकि उपमेय और उपमान आपको क्लियर नहीं हो रहा था। अब आप समझ सकते हैं, जिससे तुलना की जा रही है वो उपमान है, और जिसकी तुलना की जा रही है वो उपमेय है। ठीक है, ठीक बात है। तो सीता जी की तुलना चंद्रमा जी से की जा रही है, सीता जी के मुख की, बल्कि इसमें और इंक्लूड करिए, सीय मुख, सीता जी का पूरा मुख मंडल कैसा है? चंद्रमा के समान है सर, चंद्रमा के समान, सीय मुख सुंदर चंद्र समाना। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली, ये आपको समझ में आ गया होगा उपमा अलंकार। इसका और भी एग्जाम्पल आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, जो भी इजी लगे आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये रूपक अलंकार था, जहां पर उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप है। मतलब ये देखना, इधर देखना, ये एक उपमेय है, ये ए नंबर है और बी नंबर है, यहां पे तुलना नहीं करी जा रही है। हम ये कह रहे हैं कि ए और बी लगभग समान है, बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, ए और बी लगभग समान ही है, हम तुलना नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ए बी के तरह ही है, ए बी के तरह ही है, मतलब तुलना नहीं कर रहे हैं। हम कहें कि मास्टर जो पढ़ा रहा है वो बिल्कुल आपके जैसा ही है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं हमसे, मास्टर जो पढ़ा रहा है वो बिल्कुल आपके जैसा ही है, इधर उधर की कोई बात नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम। तो यहाँ पे लगभग समानता दिखाने का प्रयास किया जाता है। जैसे सर उदाहरण इसका क्या होगा? उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं,
उदित उदय गिरि मंच पर, क्या है सर? उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, रघुबर बाल पतंग। यहां पर उदित उदय, उदय मीन्स निकल रहे हैं, उदित सूर्य भगवान, उदित उदय गिरि मंच पर, गिरि अर्थात होता है पर्वत, पर्वत, उदित उदय गिरि मंच पर, मंच अर्थात पर्वत के मंच पर, रघुबर बाल पतंग। क्या है मतलब इसका? मतलब जैसे सूर्य भगवान, आप इधर देखो, इधर एग्जाम्पल देखना, इसको थोड़ा सा ऐसे समझो, मैं थोड़ा सा फिर यहां चलता हूं, परेशान मत होना, समझ के जाना है। कोई एक पर्वत है इस तरीके से, ये पर्वतीय क्षेत्र है ऐसे, और जब आप देखें सुबह के समय सूर्य इस तरीके से, सूर्य भगवान इस तरीके से निकल के आते हैं इधर 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 ऐसे, और वो शुरुआत ऊपर तो अब चले गए, लेकिन शुरुआत में वो यहां पे निकल के आते हैं एक्चुअली, देखो ऐसे बिल्कुल इधर से, जैसे इधर बनाऊं मैं, इधर देखो, ये बिल्कुल ऐसे, ये लगता है कि मान लो पर्वत पर ही बिल्कुल ऐसे रखे हों, उदित हो रहे हों। तो उदित उदय गिरि मंच पर, पर्वत के मंच पर जैसे सूर्य भगवान उदित होते हैं, वैसे ही राम जी कहां उदित हो रहे हैं? रघुबर बाल पतंग, धनुष भंग का वर्णन है, धनुष यज्ञ में ऐसे ही भगवान श्री राम जी पहुंच गए हैं। तो यहां पे सूर्य भगवान की तुलना राम जी से बिल्कुल एक जैसी बात कही गई है, जैसे सूर्य भगवान उधर निकलते हैं ऐसे ही राम जी निकले हैं। तो हम कह रहे हैं यहां पे रूपक अलंकार है। इसके आगे विगसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, जिस प्रकार से संत सरोज, संत रूपी कमल, जैसे संत और कमल एक साथ हैं बिल्कुल, ये देखो संत सरोज, एक तरफ संत जी की बात है, एक तरफ सरोज की बात है, विगसे संत सरोज, संत रूपी कमल, संत रूपी कमल, तो रूपक अलंकार हो गया, रूपी शब्द निकलेगा ना, संत रूपी कमल, संत के समान ही है बिल्कुल कमल, ठीक है। तो संत रूपी कमल क्या हो रहे हैं? खिल रहे हैं, विगसे मतलब खिलना, हर्षे लोचन भृंग, आंखें भंवरों के समान प्रसन्न हो रही हैं, आंखें भंवरों के समान प्रसन्न हो रही। रट लीजिए सर इसको, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार रट लीजिए। और मैंने जो पहले बताया उपमा रट लीजिए और रूपक रट लीजिए, बस उत्प्रेक्षा नहीं भी करेंगे तब भी एग्जाम में आएगा, लेकिन हम तो बताएंगे ना, दायित्व तो है। ये तीसरे हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पहले दोनों में भेद रहित आरोप था, यहां पे भेद सहित संभावना है कि हो सकता है दोनों सेम हो, लेकिन निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, यहां पे संभावना है। पहचान कैसे करेंगे सर? पहचानेंगे कैसे? पहचान के लिए ये मनु, मानो, मानहु, जनु, जानो, जानहु, ये शब्द आपको मिलेंगे। मनु मानो जानो, जनु जानो जानो, इस तरीके के शब्द मिलेंगे, आप पहचान लीजिए, उत्प्रेक्षा अलंकार है सर। उदाहरण के तौर पर पहला उदाहरण ये है, मधुर वचन कही कही परितोषी, और जनु शब्द आ गया, ये देखो जनु शब्द आ गया, जनु कौमुदनी पोसी। तो ये आपका पहला उदाहरण हो गया, सरल है, इसको याद कर सकते हैं। एक और दूसरा उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहू, ये देखो मनहू शब्द यहाँ पे आ गया, मनहू नील मणि शैल पर आपत परियो प्रभात। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं, इसमें बहुत सरल है, मनु मानो, मानहू, जनु जानो, जानहू, 4-6 शब्द याद कर लीजिए, ये निश्चय ही मिलेंगे, मिल जाए कह देना उत्प्रेक्षा अलंकार है, ना मिले तो कह देना नहीं है। तो क्या ये आपको सारी बातें समझ में आई हैं? अलंकार से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जो कल वाली या परसों वाली क्लास होगी, जो शायद श्लोक वगैरह पे आए और कवियों पर आए, तो उसमें हम उसको भी सॉल्व कर लेंगे, आपका डाउट भी ले लेंगे, ठीक है भाई। आगे बढ़ा जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं छंद पर। बेसिकली थोड़ी सी क्लास बची हुई है, तो आप लोग जाइएगा नहीं। सोरठा छंद होता है, सोरठा छंद, इसको ही तैयार कर लीजिए, रोला तैयार मत करिए, बड़ा सा उसका एग्जाम्पल होता है, लिखने में भी कठिनाई जाएगी रोला को, तो सोरठा आप तैयार कर लीजिए। परिभाषा है, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। इसके विषम चरणों में 1 और 3 में 11-11 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। सर नहीं समझ आई बात, अब मैं समझाऊंगा, मैं इसीलिए तो आता हूं ना। इधर देखो, इसको मैं 1 सेकंड रुकना, साफ कर लूं जरा, अपना बोर्ड साफ कर लूं भाई। अब तो कितना डिजिटल जमाना है भैया, सब कुछ लो इधर से साफ हो गया। पहले बढ़िया डस्टर लेके आओ, बोर्ड साफ करो खड़े होके,
तो चीजें बहुत बढ़िया है। देखो जरा ध्यान से सुनना। पहले क्या बताया, अर्ध सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक है। और दूसरी बात बताई इसमें 4 चरण है। तो मान के चले कि यहां से यहां तक पहला चरण है, पहला चरण है, फिर यहां से यहां तक दूसरा चरण होगा, फिर यहां से यहां तक तीसरा चरण होगा, और यहां से यहां तक एक चौथा चरण होगा। 4 चरण है, 4 चरण है। जो सोरठा है वो दोहा का उल्टा होता है, पहली बात याद रखिएगा। इसमें 4 चरण होते हैं, 4 चरण। अर्ध सममात्रिक का कैसा मतलब हुआ, अर्ध सममात्रिक आधी मात्राएं समान और आधी असमान। अर्ध सममात्रिक आधी मात्राएं समान होती हैं। समचरण का मतलब क्या है, समचरण 2 शब्द लिखे हमने, समचरणों लिखा है ना, समचरण, और एक लिखा है विषम चरण, विषम। अगर आपने गणित पढ़ी है तो सम और विषम पता होंगे। सम का अर्थात है 2, 2 और 4 क्या है आपके, समचरण है, समचरण 2 और 4, और 1 और 3 आपके विषम चरण है, 1 और 3 विषम चरण है। तो पहले और तीसरे में, अब चलो आप आ जाओ इस पे, पहले और तीसरे में विषम चरणों में 11 मात्राएं, और सम चरणों में मतलब दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। ये रही बात भैया सोरठा की। कितना कठिन था, अब उम्मीद है सरल होगा। अर्ध सममात्रिक मतलब आधी आधी मात्राएं बराबर हैं, क्योंकि 11 2 चरणों में पहले और तीसरे, और 13 2 चरणों में दूसरे और चौथे, तो आधी आधी मात्राएं बराबर हैं, इसलिए अर्ध सममात्रिक है। 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे अर्थात विषम चरण में 11 मात्राएं, और 13 मात्राएं दूसरे और चौथे चरण में। सर गिनती में अब मैं याद नहीं रख पा रहा, सर मैं याद नहीं रख पा रहा हूं कि कौन से चरण में 11 है और कौन से में 13 है। तो याद कर लीजिए, गिनती में 11 पहले आता है कि 13 पहले आता है। आप कहेंगे सर 11 पहले आता है, तो पहले चरण में 11 मात्राएं, पहले चरण में 11 मात्राएं, और जब पहले में 11 हैं तो विषम तो 1 है और 3 भी है, तो तीसरे में भी 11 होंगी, मतलब पहले और तीसरे में 11 है। बाद में सर कौन आता है, 13 सर बाद में आता है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो दूसरे नंबर पे कौन आता है, दूसरे नंबर पे इधर 13 है, इधर 2 है, तो दूसरे में 13 मात्राएं हैं, तो दूसरा समचरण है, तो चौथा भी समचरण होगा, तो दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं। उम्मीद है याद आ गई होगी, अगर नहीं आई है एक बार फिर समझिए। पहले 11 और 13 में पहला कौन है, बोले 11 पहले आता है, तो पहले और तीसरे में 11 है। दूसरे पे कौन आता है, 13 आता है, तो दूसरे और चौथे यानी कि समचरण में 13 मात्राएं। इसको आप याद कर सकते हैं। अगला, अब पहला उदाहरण यहां पे देखिए, जो सुमिरत सिद्ध होए गण नायक करि वर वदन, करहूं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। रट लीजिए सर इसको, बहुत इजी एग्जाम्पल है, और भी मैं 2-3 एग्जाम्पल इसके दूंगा क्योंकि ये एक ही करवा रहा हूं। इसको तो बिल्कुल रट के जाइए, एग्जाम्पल और परिभाषा। तो क्या है इसको, जो सुमिरत सिद्ध होए, इसकी मात्रा और मैं करना बता दूं, मात्राएं और, 1 सेकेंड, मात्राएं और करना बता दूं। एक, यदि कोई भी डंडा नहीं है, मतलब कोई भी मात्रा नहीं चढ़ी है, तो एक ही मानेंगे आप, एक मात्रा ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, सीधी लाइन एक, ऐसे एक लाइन है जिसपे कोई मात्रा नहीं चढ़ी है, ना बड़े या की, ना छोटे या की, ना ई की, ना ऊ की, ना औ की, ना ओ की, तो आप कहेंगे सर एक डंडा लगाएंगे। मात्रा अगर चढ़ी है, बड़ी सी मात्रा चढ़ी है, तो सर हम ये लिखेंगे 2, ये गुरु बोलते हैं इसको, ये गुरु बोलते हैं, और इसकी 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। उल्टा 2 बना दीजिए, बेसिकली उल्टा 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। आ जाओ जरा इधर देखो, इस पे गिन के देखते हैं। जा पे ओ की मात्रा है सर, जा पे ओ की मात्रा है, क्या 2 मात्रा चढ़ाएं सर, बिल्कुल चढ़ा दो, 2 मात्राएं हो गई। सा पे छोटे ऊ की मात्रा है सर, 1 मात्रा रहेगी। मा पे छोटी की मात्रा है सर, 1 मात्रा रहेगी। रा पे 1 मात्रा, ता पे 1 मात्रा, सा पे 1 मात्रा, इधर 1 मात्रा, इधर 2 मात्रा, और इधर 1 मात्रा। गिन के देखिए एक बार, 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, 9 10 और 1 11। मैंने क्या कहा, पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा, अर्थात पहला चरण तो यही था, कोमा लगा है ना, पहला चरण यही था, और इसमें मैंने 11 मात्राएं बता दी।
जा पे ओ की मात्रा है इसलिए 2 है, और बाकी सब पे छोटी छोटी मात्राएं हैं इसलिए एक एक गिना है। सारे अक्षर को और मात्रा को सबको मिला के एक गिना है। सु एक है, मी एक है, रा एक है, ता एक है, सी एक है, धी एक है, हो पे 2 मात्रा है, ओ का डंडा, ओ का मात्रा है इसलिए ई एक है। आ जाओ सर इसको गिने। गा मात्रा नहीं है एक, ना मात्रा नहीं है एक, ना पे बड़े या का डंडा है तो मात्राएं 2 हो जाएंगी। या एक, का एक, वी एक, ये वा एक, रा एक, बा एक, दा एक, ना एक। गिन लो जरा मात्राएं, 1 2 और ये 2 4, ये 2 6, एक इधर 7 8 9 10 11 12 13। सर यहाँ पे 13 मात्राएं हैं। सर मैंने क्या कहा था, दूसरे आ जाओ, दूसरे और चौथे चरण में 13 ही मात्राएं मिलेंगी। नीचे भी गिनती करो, 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान से सुनना, नया नियम, रा अगर यहां पर चढ़ा है, ये रा देखो आधा रा, गा पे आधा रा है, लेकिन मात्रा हम हा पे डबल लगाएंगे। जो इधर वाला अक्षर है वो दूसरे के साथ जोड़ा जाएगा, मात्रा यहाँ पे डबल और यहाँ पे डबल और एक। गिन लो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर है बात। एक पॉइंट ये याद करना, जब भी कोई आधा अक्षर मिले, जैसे गा यहाँ पे आधा है, फिर ला लिखा है तो, और इधर लिखा है का, तो का पे एक मात्रा होगी, लेकिन ला में आधा वाला जोड़ के हम ये 2 मात्राएं ला पे लगाएंगे, का पे नहीं लगाएंगे। ठीक है, इधर गिन लो 1 मात्रा, इधर गिन लो 2 मात्राएं, इधर गिन लो 2 मात्राएं, 1 मात्रा, 1 1 1 1 1 1 1। गिन लो जरा, 1 2 1 3 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13। ये भी 13 मात्राएं। मतलब पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं निकली, और लास्ट वाले दोनों में, मतलब दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं निकली। ऐसे ही सर ये एग्जाम्पल है, इनमें भी मात्राएं गिन लीजिए। ये भी सुनिके वटके बैन प्रेम लपेटे अटपटे वियसे करुणा अयन चितय जानकी लखन तन बंदहु विधिपद रेणु भव सागर जही कीन यह संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल विष बारुनी। तो ये लोग, ये एग्जाम्पल जो भी याद करना चाहिए। एक बार गिनती और बता दूं, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2 6 2 8 1 9। अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये गड़बड़ हो गया क्या? हाँ एक सेकेंड, ए और आई दोनों में जोड़ेंगे। ए की मात्रा बड़ी मात्रा में इंक्लूड करिए, ए की मात्रा बड़ी मात्रा होगी। 1 2 और ये 2 हो जाएंगे, 4 2 6 और ये भी 2 हो जाएंगे, 6 2 8 और 2 10 1 11। अब हो गई 11। ठीक, अब इधर आओ, ए की मात्रा है तो 2, माँ के पहले ये आधार पा है तो 2 4 5 2 7 2 9 10 11 12 और ये 13। हाँ ये माँ सिंगल कर दीजिए, एक सेकेंड, ये माँ सिंगल कर दीजिए, वहां पे 2 बने रहेंगे, यहाँ पे एक सिंगल। ठीक, 13 मात्राएं, प्रेम लपेटे अटपटी। अगला देखो, यहाँ पे 1 2 और 2 4 5 6 और 6 2 8 9 10 11। क्लियर है। अगला में कितनी 13 होनी चाहिए, 1 2 1 3 2 5 1 6 2 8 9 10 11 12 13, 13 मात्राएं। ठीक, इधर आ जाओ, ये कठिन हो जाएगा 1। अब इसके बाद यहाँ पे कितनी सर 1 2 और यहाँ पे 2 4, इधर पे 5 6 7 8 2 10, रा पे एक ही मात्रा है 10, एक यहाँ 11, खत्म। इधर आ जाओ, 1 2 2 4 5 6 6 2 8 1 9 9 2 11 1 12 13, ये 14 हो गई यार, ये 14 हो गई कि 13 ही हुई। 1 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14, 14 हो गई। ये नहीं करो, फिर ये ना करो। ठीक, यहाँ पे जय ही लिखा होगा, जय ही की जगह जय लिखा होगा, हो सकता है लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ हो, है ना। 13 ही होंगी, 14 नहीं होंगी। इधर 1 2 2 1 3 4 2 6 7 8 9 10 और यहाँ पे 10 2 करो 2 11 1 2 2 4 5 6 7 8 2 10 11 2 13। ठीक, इस तरीके से आप लोग इनकी गणना कर सकते हैं, मात्राओं की समझ सकते हैं चीजों को।
आप थोड़े से फैक्ट्स जो मैंने पिछले क्लास में आपको दिए थे यहाँ पे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्या मैं बीच में आ रहा हूँ? जी नहीं, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो आप लोग इनको बिल्कुल भी स्किप करके मत जाइएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, हो गया। एक बार रिवीजन कर लीजिए। सोरठा अर्धसम्मात्रिक छंद है, फिर 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे यानी कि विषम चरण में 11-11 और सम चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण बता दिए, उत्प्रेक्षा अलंकार मनु मानो जनु जानो, और ये शब्द आए तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, उपमेय में उपमान की संभावना रहेगी। फिर रूपक अलंकार आता है, रूपक में जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, रहित का मतलब भेद है ही नहीं, एक जैसे होंगे, समान रूप में दिखाई देंगे, रूपक अलंकार होता है। उदित उदयगिरि मंच पर ये उदाहरण लिख सकते हैं आप। उपमा अलंकार जहां दो वस्तुओं की गुण धर्म के आधार पर तुलना करी जाएगी। सिय मुख सुंदर चंद्र समाना, सीता जी का मुख सुंदर है चंद्रमा के समान, सीता जी के मुख की चंद्रमा से तुलना करी गई है। अब रस की बात करें, करुण रस, शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होगा, देखकर दुख हो सकता है जब कोई हानि हो जाएगी उसमें है, तो उदाहरण भी मैंने दिए। हास्य रस, किसी विकृत आकार वेशभूषा आदि को देखकर, हाव भाव को देखकर हंसी आएगी, हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होगा, हास्य रस हो जाएगा। उदाहरण शीश पर गंगा हसे भुजन भुजंगा हसे लिख सकते हैं। तो ये रहे आपकी सारी बातें। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे कवि और श्लोक के ऊपर, हो सकता है संस्कृत की भी चीजें, या अगर मुझे लगता है कि चीजें आप लोग ज्यादा जुड़ते हैं तो और भी चीजें आप लोग जो भी कमेंट करेंगे वो लेके आएंगे। तो हमने कंप्लीट कर लिया है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए रस छंद अलंकार को, इनको सबको बेहतरीन ढंग से हमने कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीटेड, वर्क इज डन। तो आप लोग हरी सरनाम लर्निंग हब को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो नई क्लास आपको मिले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। हरी सरनाम लर्निंग हब के अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए हमारे वीडियोस को, हमारी क्लासों को, ताकि उनको भी लाभ हो सके। मिलते हैं हम लोग कल नई क्लास नई लेक्चर को लेकर। जय श्री